नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, टॉम व्हीलराइट की टैक्स फ्री वेल्थ। जी नमस्कार। ये किताब काफी चर्चा में रहती है। हाँ, और इसका जो मुख्य विचार है वो ये कि भाई पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। व्हीलराइट इसी बात से शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि जो टैक्स कानून है उन्हें सजा की तरह मत देखो। अच्छा, तो फिर किस तरह देखें? एक नक्शे की तरह। मतलब सरकार ने टैक्स कोड में ना कुछ इशारे दिए हैं, प्रोत्साहन दिए हैं, इंसेंटिव्स जिन्हें कहते हैं। इंसेंटिव्स, हाँ। तो ये एक तरह का गाइड हुआ कि सरकार क्या चाहती है कि लोग करें। बिल्कुल। सरकार चाहती है कि लोग अर्थव्यवस्था में योगदान दें। जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करें या रियल एस्टेट में निवेश करें, नौकरियां पैदा करें। हाँ, नौकरियां दे, या फिर जैसे आजकल क्लीन एनर्जी है उसमें निवेश करें। मतलब आप सिर्फ कंज्यूमर ना बने, प्रोड्यूसर बने। अच्छा, प्रोड्यूसर बने, और जो प्रोड्यूसर बनेगा उससे टैक्स में राहत मिलेगी। ये है पूरा खेल। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है टैक्स के बारे में। जी मतलब टैक्स सजा नहीं, एक अवसर है। जी बिल्कुल। व्हीलराइट का यही मुख्य तर्क है। द टैक्स लॉ इज अ सीरीज ऑफ इंसेंटिव्स, नॉट अ पनिशमेंट। इसका कोई छोटा सा आम सा उदाहरण दे सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हो? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई घर से काम करता है। आजकल तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, तो अगर घर का मान लीजिए एक कमरा पूरी तरह ऑफिस के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, तो उस कमरे से जुड़े खर्चे, जैसे उसका किराया या घर का लोन है तो उसका ब्याज, बिजली का बिल, इंटरनेट, अच्छा, उन पर टैक्स में छूट मिल सकती है। जी हाँ, उस हिस्से के अनुपात में। ये एक छोटा सा प्रोत्साहन है कि आप प्रोफेशनल तरीके से काम करें। समझ गया। लेकिन किताब शायद एंटरप्रेन्योर और निवेशकों पे ज्यादा फोकस करती है। हाँ, क्योंकि उनके लिए ये फायदे और बड़े हो जाते हैं। कैसे? एक बड़ा फर्क जो मुझे समझ आया वो ये कि एंटरप्रेन्योर पहले कमाते हैं, फिर बिजनेस के लिए खर्च करते हैं, और फिर जो बच जाता है उस पर टैक्स देते हैं। बिल्कुल। जबकि जो नौकरी पेशा है उसका तो पहले टैक्स कट जाता है, सैलरी आने से पहले ही। फिर जो मिला उसी से सारे खर्च करने होते हैं। सही कहा। ये जो क्रम का फर्क है ना, ये बहुत मायने रखता है। बिजनेस अपने आप में एक क्या कहते हैं, टैक्स बचाने का जरिया बन जाता है। मतलब बिजनेस के खर्चे टैक्स कम कर देते हैं? हाँ, कई तरह के खर्चे, जैसे बिजनेस के लिए कहीं जाना पड़ा, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग की, खाना खाया, ऑफिस के लिए सामान खरीदा, कोई नई स्किल सीखने के लिए कोर्स किया। अरे वाह, ये सब? जी हाँ, अगर वो सीधे आपके बिजनेस से जुड़े हैं तो। बस जरूरत किस चीज की है? सही रिकॉर्ड रखने की और एक अच्छे सलाहकार की। बिल्कुल। व्हीलराइट इसे कहते हैं एक लीगल टैक्स सेविंग मशीन। आपका बिजनेस एक मशीन बन सकता है टैक्स बचाने की, कानूनी तौर पर। ये तो कमाल है। और फिर किताब में रियल एस्टेट का जिक्र आता है। उसे तो टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है। हाँ, रियल एस्टेट में कुछ खास बातें हैं जो इसे टैक्स के लिहाज से बहुत फायदेमंद बनाती हैं। जैसे वो कुछ भारी भरकम शब्द थे, डेप्रिसिएशन, 1031 एक्सचेंज, कॉस्ट सेग्रीगेशन। ये क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। डेप्रिसिएशन सबसे मजेदार है। अच्छा, कैसे? सरकार ये मानती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, वो समय के साथ पुरानी हो रही है, उसमें टूट फूट हो रही है, तो वो आपको हर साल उसकी कीमत का एक हिस्सा कागज पर नुकसान दिखाने की इजाजत देती है। कागज पर नुकसान? मतलब असल में नुकसान नहीं हो रहा। हो सकता है असल में उसकी कीमत बाजार में बढ़ रही हो, पर टैक्स के नियमों के हिसाब से आप उसे डेप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी उसका मूल्य कम होता हुआ दिखा सकते हैं। और इस कागजी नुकसान का फायदा? इससे आपकी जो किराए से या प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी है वो कम हो जाती है, तो टैक्स भी कम लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको कैश फ्लो मिल रहा है, पैसा आ रहा है, पर टैक्स बिल्कुल नहीं लग रहा या बहुत कम लग रहा है। वाह, ये तो सच में स्मार्ट है। और वो 1031 एक्सचेंज? हाँ, ये भी कमाल का है। मान लीजिए आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची और उस पर आपको काफी मुनाफा हुआ, तो उस मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। हाँ, देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस मुनाफे के पैसे से एक तय समय के अंदर वैसी ही कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, अच्छा, तो आपको वो कैपिटल गेन्स टैक्स तुरंत नहीं देना पड़ता। वो टल जाता है, डेफर हो जाता है। आप टैक्स दिए बिना अपनी वेल्थ को एक प्रॉपर्टी से दूसरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली है। और कॉस्ट सेग्रीगेशन, वो थोड़ा टेक्निकल है, पर उसका मतलब है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रेट से डिप्रिशिएट करते हैं।
जैसे बिल्डिंग का ढांचा तो शायद 27.5 या 39 साल में डिप्रिशिएट होगा, लेकिन उसके अंदर की चीजें जैसे कार्पेट है, लाइट्स हैं, फर्नीचर हैं, हाँ, वो शायद 5 या 7 साल में ही डिप्रिशिएट हो जाएं। तो आप शुरू के सालों में ज्यादा डिप्रिशिएशन क्लेम कर पाते हैं, जिससे टैक्स जल्दी बचता है। समझ गया। ये सब सुनने के बाद लगता है कि सिर्फ पैसा बैंक में बचा कर रखना शायद उतना अच्छा आइडिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। बचत खाते में पैसा पड़ा है तो एक तो महंगाई उसे खा रही है, उसकी कीमत कम हो रही है। हाँ, वो तो है। और दूसरा, उस पर जो थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है उस पर भी टैक्स लग जाता है। जबकि निवेश, चाहे वो आपका अपना बिजनेस हो, रियल एस्टेट हो या स्टॉक मार्केट हो, उनमें अक्सर टैक्स के फायदे जुड़े होते हैं। तो मतलब बचत से ज्यादा ध्यान निवेश पर देना चाहिए और निवेश करते समय टैक्स का भी ध्यान रखना चाहिए। एकदम स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए। किताब में रिटायरमेंट की भी बात है। टैक्स फ्री रिटायरमेंट कैसे पाया जा सकता है? हाँ, उसके भी तरीके हैं। जैसे कुछ खास रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, जैसे अमेरिका में रॉथ IRA होता है, उसमें आप जब पैसा डालते हैं तब टैक्स दे देते हैं। अच्छा, पहले ही? हाँ, लेकिन जब आप रिटायरमेंट पर वो पैसा निकालते हैं तो वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, चाहे वो कितना भी बढ़ गया हो। ये तो बढ़िया है। और रियल एस्टेट से रिटायरमेंट में कैसे मदद मिलती है? रियल एस्टेट से जो पैसिव इनकम आती है किराए से, वो डेप्रिसिएशन वगैरह की वजह से अक्सर टैक्स एफिशिएंट होती है, मतलब उस पर टैक्स कम लगता है। तो रिटायरमेंट में एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकता है जिस पर टैक्स की मार कम हो। और जीवन बीमा का भी कुछ जिक्र था शायद? हाँ, कुछ खास तरह की जीवन बीमा पॉलिसियां होती हैं जिनमें आप पैसा डालते हैं, वो बढ़ता है और ज़रूरत पड़ने पर आप उससे लोन ले सकते हैं या बाद में पैसा निकाल सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री। लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक प्लान होते हैं, इनके लिए विशेषज्ञ की सलाह ज़रूरी है। और जो लोग विदेश में काम करते हैं उनके लिए भी कुछ है? हाँ, उनके लिए भी कुछ नियम है। जैसे अमेरिका में फॉरेन अर्न्ड इनकम एक्सक्लूजन FEIE है। अगर आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो विदेश में कमाई गई आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी टैक्स से मुक्त हो सकता है। अच्छा। इसके अलावा अलग अलग देशों के बीच टैक्स संधियां होती हैं जिनसे डबल टैक्सेशन से बचा जा सकता है। और कुछ लोग कानूनी ऑफशोर कॉर्पोरेशन भी बनाते हैं। हाँ, पर ये सब बहुत जटिल चीजें हैं। अच्छा। इनके लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। बिल्कुल, बिना एक्सपर्ट एडवाइस के इनमें हाथ नहीं डालना चाहिए। और यहीं पर वो टीम वाली बात आ जाती है ना, व्हील राइट कहते हैं, योर टैक्स एडवाइजर शुड बी योर पार्टनर, नॉट जस्ट योर हिस्टोरियन। क्या बात कही है, बिल्कुल सही। मतलब आपका टैक्स सलाहकार सिर्फ ये ना बताए कि पिछले साल कितना टैक्स बना था। हाँ, वो तो इतिहास हो गया। उसे आपका पार्टनर होना चाहिए जो आगे की सोचें, आपकी प्लानिंग में मदद करे, आपको बताए कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, प्रोएक्टिव हो। तो किस तरह की टीम होनी चाहिए? एक अच्छा CPA। हाँ, एक प्रोएक्टिव CPA जो सिर्फ फॉर्म ना भरे बल्कि स्ट्रैटेजी बनाए। शायद एक अच्छा वकील जो कानूनी ढांचे को समझे, खासकर अगर बिजनेस या रियल एस्टेट है। और हो सकता है एक वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट भी, जो इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर देखे। जी, ये टीम मिलकर आपको इन रास्तों पर चलने में मदद कर सकती है। अकेले करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहला तो ये कि टैक्स कोड को एक अवसर की तरह देखें, सजा की तरह नहीं। हाँ, वो एक नक्शा है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप और रियल एस्टेट, ये टैक्स बचाने के बहुत शक्तिशाली कानूनी तरीके हो सकते हैं। तीसरा, जो लोग बिजनेस करते हैं या निवेश करते हैं, यानी प्रोड्यूसर बनते हैं, उन्हें टैक्स सिस्टम में अक्सर ज्यादा फायदे मिलते हैं। सही। चौथा, अगर आप स्मार्ट टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आप अपनी संपत्ति बनाने की रफ्तार को तेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छी जानकार टीम की जरूरत है, अकेले शायद ना हो पाए। एकदम। तो निचोड़ यही है कि टैक्स से डरे नहीं, उसे समझें, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखें। ये सोच बदलनी होगी कि टैक्स सिर्फ एक बोझ है। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, ये सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि टैक्स सिस्टम सिर्फ अमीरों का खेल है, या ये उन सब के लिए मौके खोलता है जो इसे सीखने और समझने की कोशिश करते हैं? और आप अपनी जिंदगी में, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इनमें से कौन से सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिए।